नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आपका स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम प्लेटो के इसका जो परिचय है और उसके जो विचार हैं, न्याय संबंधी विचार, आदर्श राज्य संबंधी विचार, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, इस पर मैं कुछ वीडियो पूर्व में अपलोड कर चुका हूं। आप उनका सहयोग ले सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उस पर एक बार संक्षिप्त विचार कर लेते हैं, संक्षिप्त सरसरी नजर हम उन पर डाल लेते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो के जो विचार हैं, उन पर सुकरात का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सुकरात से प्रभावित होकर ही प्लेटो के विचारों में हम तर्क शैली, सद्गुण, द्वंदात्मक शैली, संवाद शैली, ये सभी हम प्लेटो के विचारों में पाते हैं। तो प्लेटो के को हम एक सिस्टम बिल्डर भी कहते हैं, क्योंकि प्लेटो के जो जितने भी विचार हैं वो सभी एक क्रमबद्ध रूप में हैं। सभी सिद्धांत आपस में गुथे हुए हैं, कोई सिद्धांत अलग अलग नहीं है। जब हम आदर्श राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं न कहीं न्याय की बात भी होगी। आदर्श राज्य में चूंकि सारी व्यवस्था दार्शनिक राजा के हाथों में है, इसलिए उसके लिए शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी होगा। इसी संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले प्लेटो एक आदर्श राज्य की बात करता है, जिसमें शिखर पर दार्शनिक राजा विद्यमान है। शासन की जो सत्ता है वो दार्शनिक राजा के हाथों में है। वह सर्वोच्च है, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञाता है। उसे 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली के बाद जब वो परीक्षा में सफल हुआ, उसके बाद उसे दार्शनिक शासक की बागडोर सौंपी गई। इसके अलावा उसको निजी परिवार की मनाही है, निजी संपत्ति की मनाही है। तो अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने के बाद और भौतिक जीवन में भ्रष्टाचार से दूर रहने के बाद उसके हाथों में शासन की बागडोर सौंपी गई है। तो इस प्रकार आदर्श राज्य में जो सबसे पहले जो शासन की बागडोर है वो दार्शनिक राजा के हाथों में है। दूसरी बात, आदर्श राज्य में त्रिरूपी व्यवस्था है। वो बोलता है कि हर मनुष्य में 3 गुण मिलते हैं, विवेक, साहस और लालसा। और हर मनुष्य में एक तत्व की प्रधानता होती है, अन्य जो 2 तत्व होते हैं वो गौण हैं। तो मनुष्य में जिस तत्व की प्रधानता है उसी आधार पर राज्य में भी नागरिकों के 3 वर्ग होने चाहिए। जिन लोगों में विवेक तत्व की प्रधानता है उन्हें शासक वर्ग में स्थान देना चाहिए। जिन लोगों में साहस की प्रधानता है उन्हें सैनिक वर्ग में शामिल करना चाहिए। और जिनमें लालसा है, संयम है, उन्हें उत्पादक वर्ग में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार राज्य में नागरिकों का त्रिवर्गीय व्यवस्था होनी चाहिए। और जब हर वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करता है और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो इस प्रकार प्लेटो का जो आदर्श राज्य संबंधी जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। प्लेटो बोलता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होना चाहिए, उसका आकार चतुष्कोणीय या सप्तकोणीय होना चाहिए। अब हम दूसरा जो विचार जिसके बारे में पूर्व वीडियो में डाल चुका हूं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसकी विस्तृत विवेचना है वो रिपब्लिक में की गई है। रिपब्लिक न्याय संबंधी विचारों के कारण ही ये पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसका जो उपशीर्षक है वो भी न्याय से संबंधित रखा गया है। यहाँ पर प्लेटो जो रिपब्लिक में जो न्याय पर जो चर्चा करता है वो संवाद शैली में करता है। उसने कई पात्र बनाए रखे हैं और जो मुख्य पात्र है वो सुकरात है। इनमें जो कई अन्य पात्रों के जो न्याय संबंधी विचार हैं उन पर सभी लोग विचार करते हैं, सभी पात्र विचार करते हैं। और चूंकि जो अन्य पात्र हैं, सिफालस है, पॉलीमार्कस है, थ्रेसिमेकस है, ग्लाउकन है, इनके जो विचार हैं वो भौतिकवादी हैं, वो बाहरी हैं। इसीलिए प्लेटो सुकरात के मार्फत इन विचारों को काट देता है और न्याय की एक अलग परिभाषा देता है। न्याय को एक नैतिक रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि न्याय का तात्पर्य है
सभी वर्ग अपने अपने कर्तव्य का निष्पादन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरे वर्ग के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे। तो प्लेटो न्याय को आत्मिक अर्थात अंतःकरण के रूप में स्वीकार करता है। तो ये प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत है। इनकी जो चर्चा है मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। इनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब आगे जो हम हैं वो चर्चा करेंगे वह है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से रूसो एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है। रूसो, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, वेस्टर्न थिंकर में है ये। तो रूसो इतना प्रभावित हुआ कि रूसो अपनी पुस्तक इमाइल में लिखता है कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से रूसो अत्यंत प्रभावित है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्लेटो कहता है कि मनुष्य को जो भौतिक जो भ्रष्टाचार हैं उनको दूर करने के लिए साम्यवादी रूपी व्यवस्था है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें वो निजी परिवार की मनाही करता है, निजी संपत्ति की मनाही करता है, लेकिन उनकी आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत को देता है। इस प्रकार एक व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है और जो साम्यवाद रूपी सिद्धांत है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां साम्यवाद व्यक्ति को भौतिक जीवन के भ्रष्टाचार से दूर करता है, वहीं उनका जो मानसिक विकास है वो उसकी शिक्षा सिद्धांत से संभव है। तो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है वो न्याय का आधार स्तंभ है। वो कहता है कि प्लेटो व्यक्ति के जो सद्गुण को प्राप्ति और उसकी आत्मा को प्रज्वलित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को दो नगरों से वो प्रभावित करता है, दो नगरों से वो प्रभावित है। उसने प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था दी है तो उस समय दो नगरों में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, एक तो एथेंस, दूसरा स्पार्टा। वहां से उसने अपनी शिक्षा संबंधी विचार लिए हैं। जो एथेंस उस समय प्रसिद्ध लोकतांत्रिक नगर राज्य था, तो एथेंस से वो मानसिक जो विकास हेतु विचार ग्रहण करता है। इसके अलावा जो स्पार्टा था वो अपने आसपास शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिए स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। सैनिक शिक्षा अर्थात शारीरिक शिक्षा। प्लेटो कहता है कि मनुष्य को शारीरिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए और मानसिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने एथेंस से मानसिक विकास का कॉन्सेप्ट लिया और स्पार्टा से शारीरिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट लिया। तो इस प्रकार प्लेटो एथेंस और स्पार्टा दोनों से शिक्षा संबंधी विचार ग्रहण करता है। प्लेटो की जो सबसे खास बात जो है शिक्षा सिद्धांत के बारे में वह यह है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा की बात करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस दौर की, जब ईसा पूर्व दौर की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा की वकालत करना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसकी वकालत प्लेटो ने की है। इस संदर्भ में प्लेटो का ये राजनीतिक विज्ञान को बहुत बड़ा योगदान है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा की बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। वो कहता है कि सैद्धांतिक जो शिक्षा है वो 35 वर्ष तक चलेगी और 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष के लिए व्यवहारिक शिक्षा होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सैद्धांतिक शिक्षा की। सैद्धांतिक शिक्षा में सबसे पहले हम जो बात करते हैं वह यह है कि बाल्यावस्था से जो चलेगी शिक्षा वो उसकी प्रारंभिक शिक्षा होगी। ये लगभग 18 वर्ष तक चलेगी, जिसमें संगीत और व्यायाम के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। संगीत के अंतर्गत, संगीत का तात्पर्य कलाओं में निपुणता और व्यायाम का तात्पर्य है राष्ट्रीय गौरव, शौर्य, वीरता इत्यादि गुणों का उसमें संचार करना। 18 वर्ष के पश्चात
20 वर्ष तक सभी को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाएगी, उनका शारीरिक रूप से विकास किया जाएगा। इसके बाद एक परीक्षा आयोजित होगी, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको उत्पादक वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा, और जो सफल होंगे उनके लिए 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक उन्हें कुछ अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे जो उच्च किस्म के होंगे, जैसे अंक गणित है, रेखा गणित है, मनोविज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि। जब 30 वर्ष तक ये विषय पढ़ा लिए जाएंगे उसके बाद पुनः परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो असफल होंगे उन्हें सैनिक वर्ग में शामिल किया जाएगा, और जो पास होंगे, जो सफल होंगे, उन्हें 5 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया जाएगा। एक मूल्य की बहुत अच्छी कोटेशन मुझे याद आ रही है, वो बोलते हैं कि दर्शन प्रौढ़ का विषय है, दर्शन प्रौढ़ अवस्था में दिया जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन उच्च कोटि का विषय है, दर्शन प्रौढ़ का विषय है, युवावस्था का नहीं। मुरे साहब ने, आर्थर एंड मुरे ने बहुत अच्छी कोटेशन कही है। जब 5 वर्ष को तक उनको दर्शन पढ़ा दिया जाएगा, दर्शन शास्त्र ज्ञान दे दिया जाएगा, और इसके बाद जो सफल होंगे उनको 35 वर्ष से 50 वर्ष तक का जो 15 वर्षीय उनको एक व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार 15 वर्ष की व्यावहारिक शिक्षा उनके लिए शुरू होगी। इसके अंतर्गत उनको 15 वर्ष के लिए सांसारिक जीवन में भेजा जाएगा, ताकि उनको सांसारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो सके और वो इसके लिए तैयार हो सके। 15 वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण सांसारिक जीवन में प्राप्त करने के पश्चात जब वो वापस आएंगे तब उन्हें एक बार पुनः उनकी परीक्षा होगी, और परीक्षा में सफल जो विद्यार्थी हैं उनको शासक वर्ग में शामिल किया जाएगा, और जो सर्वोच्च ज्ञानी है उसे दार्शनिक शासक के रूप में शासन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार हैं। इस प्रकार प्लेटो एक लंबी शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो कहता है कि मानसिक विकास करने के लिए, उनकी आत्मिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए एक छोटी शिक्षा प्रणाली से, एक कम समय तक चलने वाली शिक्षा प्रणाली से कार्य नहीं चलेगा। इसके लिए हमें उसकी लंबी शिक्षा प्रणाली देना जरूरी है, और लंबी शिक्षा प्रणाली देने के बाद उसकी आत्मा को प्रज्वलित किया जा सकेगा। लेकिन कुछ विद्वान इसकी आलोचनाएं भी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उसका मौलिक सिद्धांत नहीं है, उसने कुछ विचार एथेंस से ले लिए, कुछ विचार उसने स्पार्टा से ले लिए। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मौलिक नहीं है, ऐसा आक्षेप कुछ विद्वान करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली है, ये हमें कम व्यवहारिक नजर आती है। तो ये दूसरी इसकी आलोचना है, दूसरा इसका आक्षेप है। एक अन्य आक्षेप यह लगाया जाता है इस पर कि इसमें साहित्य पर ज्यादा बल दिया गया, ज्योतिष शास्त्र को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई है, व्यायाम और संगीत पर अनावश्यक ही बहुत ज्यादा बल दिया गया है। ये भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। इसके अलावा एक और इसका जो आक्षेप है वो यह है कि इसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर बल नहीं दिया गया है। वर्तमान समय में तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अपनी उपयोगिता भी है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा दोनों का जो सुखद और जो समन्वित जो एक रूप नजर आता है वो हमें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में नजर आता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा की बात करना प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और प्लेटो कहता है कि मेरी शिक्षा पद्धति के द्वारा मैं उनकी आत्मा को प्रज्वलित कर दूंगा। तो इस प्रकार प्लेटो का सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यही कारण है कि जब रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में लिखा भी है, मैं बता भी चुका हूं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसकी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो उसका शिक्षा सिद्धांत है, अर्थात रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैं अपने अगले वीडियो में प्लेटो के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। मेरे जो पूर्व के वीडियो हैं उनकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इस विषय पर जो नोट्स हैं उनकी लिंक भी मैं आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और उनका अध्ययन कर सकते हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।